हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे आप लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी तपलसी पेट एग्ज़ाम 2022 का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो फटाफट से आप सभी लोग वो सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे सारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक नई मोटिवेशन, एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो ने मिली कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो में मिली कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है? महान स्नानागार, टावर, महल या फिर मंदिर? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार मिला था। क्या मिला था? एक बृहद स्नानागार मिला था, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अगर पूछा जाए आपसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रांतीय नगर था। अगर बात करी जाएगी मोहनजोदड़ो की दोस्तों, तो इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और पूछा जाए कब खोज की, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से खिज्र खान किस राज्य वंश से संबंधित था? बताएंगे। खिज्र खान गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या फिर शाह वंश से? तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी खिज्र खान की, तो खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का शासक था। किस वंश का? सैयद वंश का शासक था खिज्र खान। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। और इनको कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने रैयत ए आला घोषित किया था खुद को। कौन से, क्या घोषित किया था? रैयत ए आला। रैयत ए आला खुद को इन्होंने घोषित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए रैयत ए आला किस शासक को कहा जाता है, तो खिज्र खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापित की गई? बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? सन 1700 ईस्वी, सन 1500 ईस्वी, सन 1600 ईस्वी या फिर सन 1800 ईस्वी? दोस्तों, अगर बात की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, दोस्तों जब बात करी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर, ध्यान देंगे, 31 दिसंबर सन 16 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसे जो है जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाएगी, इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों की छूट दी गई थी। और सबसे पहले अगर बात करी जाएगी, भारत में अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी इन्होंने? तो 1612 में सूरत में स्थापित की थी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी कहाँ पर स्थापित की गई? तो सूरत में। दोस्तों, सूरत कहाँ पे पड़ता है? तो सूरत गुजरात में पड़ता है। तो डेट याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 में स्थापित हुई। अगला प्रश्न क्या है? सभी लोग फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग फटाफट से आज का जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? बताएंगे। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? शाहजहां, अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में ढाला गया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, शेर शाह सूरी की अगर बात करी जाएगी तो शेर शाह सूरी जो थे सूर्य वंश के, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, याद रखेंगे। सूर्य साम्राज्य के क्या थे? साम्राज्य के संस्थापक थे। और इन्हें ध्यान रखेंगे, इन्होंने किस रोड का निर्माण करवाया? तो इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया। और इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां था, ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी
शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था। शेर शाह सूरी के द्वारा जो है सिकंदरी गज, भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज की प्रयोग किसने किया है? तो सिकंदरी गज की किसने शुरू किया गया सिकंदरी गज का? तो भूमि का मापन इकाई सिकंदरी गज, सिकंदरी गज किसके द्वारा शुरू की गई? तो सिकंदरी गज जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल में स्टार्ट की गई। अगर दोस्तों बात करी जाएगी पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? पट्टा प्रथा तथा डाक प्रथा, डाक प्रथा का प्रचलन किसने कराया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राज्यवंश से संबंधित थे? बताएंगे। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राज्यवंश से संबंधित है? परमार, गुप्त, चौहान या फिर प्रजापति? दोस्तों अगर बात की जाएगी धार के राजा भोज, तो भोज का संबंध जो है परमार वंश से था। परमार वंश से संस्थापक थे, परमार वंश से संबंधित थे। और परमार वंश की अगर बात की जाएगी तो इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो परमार वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो परमार वंश के संस्थापक का नाम था उपेंद्र राज। क्या नाम था? उपेंद्र राज। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उपेंद्र राज। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? बताएंगे। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? दोस्तों अगर बात करी जाएगी इंडियन नेशनल आर्मी की, तो इंडियन नेशनल आर्मी की दोस्तों बात करिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना करी गई है? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी क्या की गई है? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगर बात की जाएगी इसका नेतृत्व किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। दोस्तों अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। दोस्तों अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, सभी लोगों को पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? बताएंगे। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामा स्वामी नायकर या फिर राजा राम मोहन राय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी स्वाभिमान आंदोलन, तो स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ईवी स्वामी नायकर, ईवी रामा स्वामी नायकर के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ईवी रामा स्वामी नायकर के द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये जो हैं ये द्रविड़ आंदोलन के जनक भी कौन थे? द्रविड़ आंदोलन के अगर आपसे पूछा जाए द्रविड़ आंदोलन, तो द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे? रामा स्वामी नायकर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? बताएंगे। नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जिंद या फिर कैथल, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार, सिरसा? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नारनौल, रेवाड़ी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक? दोस्तों अगर बात करी जाएगी वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्होंने यह बात किसमें कही थी? तो इन्होंने यह बात अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कही थी। साप्ताहिक पत्रिका, इनकी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन थी।
हरिजन, हरिजन। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने कहा था कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, बताएंगे। कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? सैयद गुलाम भिक, मुरारी लाल शर्मा, अलम्मा मोहम्मद या फिर आफ्ताब हुसैन हाली। तो कलाम ए नैरंग का संबंध किससे है? तो कलाम ए नैरंग का संबंध दोस्तों सैयद गुलाम भिक से है। किससे है? सैयद गुलाम भिक से है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम भिक द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे सभी दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताएंगे। बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध या फिर बुध एवं वरुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध और शुक्र। कौन है? बुध एवं शुक्र हैं, बुध एवं शुक्र हैं। तो पृथ्वी सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह किस तरीके से हैं, तो याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये क्या हैं? ये सारे हैं आंतरिक ग्रह। कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और दोस्तों अगर बात करी जाएगी बाह्य ग्रह की, तो बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके कौन से ग्रह हैं? ये आपके बाह्य ग्रह हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते फटाफट से। आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदाबट्टा चोटी स्थित है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदाबट्टा चोटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या फिर नल्लामल पहाड़ियाँ। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदाबट्टा की चोटी है, तो दोदाबट्टा की चोटी किस पर है? तो दोदाबट्टा की चोटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोदाबट्टा की चोटियाँ हैं। और दोदाबट्टा की अगर बात करी जाएगी तो दोदाबट्टा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोदाबट्टा चोटी की ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर है। और यह जो है दोदाबट्टा की जो चोटी है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी दोदाबट्टा चोटी। अगर बात की जाएगी दक्षिण भारत की पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी है पहली सबसे ऊंची, यानी कि सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की। ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी। और अगर बात की जाएगी दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? दोदाबट्टा। नाम याद रखेंगे दोदाबट्टा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यूटी कितनी है? तो यूटी की संख्या कितनी हो गई है? अब वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? याद रखेंगे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, लास्ट है लद्दाख। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? दोस्तों बहुत ही अच्छा और रोचक सवाल है, साथ ही महत्वपूर्ण है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? नीला, काला, भूरा या फिर उजला। तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल का अस्तित्व ही नहीं होता तो उस कंडीशन में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जिसका कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो है बहुत सारी गैस तथा जलवाष्प का मिश्रण है और जिसके कारण जो है वायुमंडल की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं रोक लेते हैं। जो वायुमंडल के में गैसें हैं, जलवाष्प है, वो सूर्य की किरणों को रोक लेती हैं,
जिसके कारण प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे आकाश चमकीला दिखाई देने लगता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। नदी डॉल्फिन से संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाती है। उसका स्थानीय नाम सुइस है, या फिर यह एक अंध प्रजाति है। डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर बात की जाएगी नदी डॉल्फिन की बात करी जाएगी तो नदी डॉल्फिन जो है नदी डॉल्फिन की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में यह पाई जाती है। साथ ही साथ में इसका स्थानीय नाम सूस है, ठीक है, सूस है। और यह एक अंध प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? अंध प्रजाति है। इसलिए हमारा इसमें उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। जजमानी प्रणाली ग्रामीण किसके रीढ़ की हड्डी है? बताएंगे। अर्थव्यवस्था व सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृति, राजनीति और प्रशासनिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करी जाएगी जजमानी प्रणाली ग्रामीण किसके रीढ़ की हड्डी है तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना में कितनी परत हैं? निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना में कितनी परत हैं? दोस्तों अगर बात की जाएगी निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना में कितनी परत हैं तो इसमें 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। तो 7वीं योजना में कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। और इसके अंतर्गत जो है विकास और आधुनिक मॉडल का त्रिस्तरीय योजना के द्वारा मॉडल तैयार किया गया है। यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो यह सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन भारत लिमिटेड के मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करती है। और इसके अंतर्गत जो है अदालत का शुल्क आदि पर टिकटों का मुद्रण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनरेगा को विस्तारित कीजिए। आपके ऑप्शन है महामना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह कब स्टार्ट हुआ? तो यह 2 फरवरी सन 2006 से स्टार्ट हुआ। कब से? 2 फरवरी सन 2006 से कौन सी योजना स्टार्ट हुई? मनरेगा स्टार्ट हुई। अगर बात की जाएगी मनरेगा तो पहले इसका नाम नरेगा था और नरेगा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत 7 घंटे का कार्य प्रतिदिन होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, या फिर अपराध? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है? वो है गरीबी। दोस्तों गरीबी को सबसे ज़्यादा मूल व सबसे बड़ी गंभीर सामाजिक समस्या माना जाता है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे, ध्यान रखेंगे, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का कितना परसेंट है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का कितना परसेंट है? तो 21.9% है। किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के लिए कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे। वित्त आयोग के लिए कौन सा कथन सत्य है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, या फिर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या फिर केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी वित्त आयोग के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो वित्त आयोग है
या केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी वित्त आयोग, वित्त आयोग की अगर बात करी जाएगी तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया संविधान के? तो वित्त आयोग, वित्त आयोग की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो वित्त आयोग का वर्णन किसमें किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया। किसमें किया गया? वित्त आयोग आर्टिकल 280। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यह किस अनुच्छेद के द्वारा पता चलता है या संबंधित है? अनुच्छेद 214, 226, 141 या फिर 324। दोस्तों अगर बात करी जाएगी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों के द्वारा माना जाना आवश्यक है या बाध्यकारी है, तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदर्शित होता है? तो अनुच्छेद 141। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बताएंगे राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख की बात करी जाएगी तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है या कौन है? तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, राज्यपाल होता है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष। राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो राज्यपाल के अवधि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताएंगे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ की बात करी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल का शपथ जो है उसी राज्य का, जिस राज्य में राज्यपाल बनेगा तो उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। यह भी हम लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? बताएंगे संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी मौलिक अधिकारों के संचालन की, दोस्तों अगर बात की जाएगी मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास में है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार की बात करी जाएगी दोस्तों, यहाँ पे बात करी जा रही है मूल अधिकार की। मौलिक अधिकार की बात करी जाएगी तो मूल अधिकार के कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार के आर्टिकल कौन से हैं? तो मूल अधिकार के आर्टिकल है 12 से 35। ध्यान रखेंगे कौन से हैं? 12 से 35 मूल अधिकार के आर्टिकल हैं। मूल अधिकार के क्या हैं? आर्टिकल हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, लोकसभा की बात करी जाएगी तो लोकसभा में सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और बात करी जाएगी इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोकसभा की बात करी जाएगी तो यह है अस्थायी। क्या है? अस्थायी सदन होता है। और साथ ही साथ में इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं बताएंगे? हाउस ऑफ कॉमन मैन। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन मैन। अगर पूछा जाए हाउस ऑफ कॉमन मैन किसे कहते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन मैन लोकसभा को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बाल किस पर अधिकतम है? बताएंगे कोरियोलिस बाल किस पर अधिकतम है? सॉरी, बाल यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। कोरियोलिस बल है। क्या है?
बल है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गलत यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कोरियोलिस बल है। क्या है? बल है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल किस पर अधिकतम है? कोरियोलिस बल किस पर अधिकतम है बताएंगे? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर ए और बी दोनों पर, या फिर कर्क रेखा पर। तो कोरियोलिस बल की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर अधिकतम है। किस पर अधिकतम है? ध्रुवों पर अधिकतम है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। कोरियोलिस बल आपका किस पर अधिकतम है? तो यह ध्रुवों पर अधिकतम है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो यह किस नियम का पालन करती है बताएंगे? एक गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन का तृतीय नियम, या फिर संवेग का नियम। दोस्तों अगर बात की जाएगी एक गतिशील बस जो बस है अचानक से ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में होती है और वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि एक समान गति की अवस्था में होती है। तो एक समान गति की अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए जब तक कि उस पर तब तक वह वैसे ही विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और यही नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, एक बार इसकी डिफाइन आप लोग फिर से सुन लेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसकी डिफाइन क्या है? कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक एक समान गति अवस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है बोरेक्स के निर्माण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बोरेक्स के निर्माण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्राइन, या फिर बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है या फिर क्या प्रयोग होता है? तो ब्राइन प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ब्राइन बोरेक्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ब्राइन की अगर बात की जाएगी तो यह क्या है? तो यह उच्च सांद्रता वाला नमक है। क्या है? ब्राइन की बात करी जाएगी तो यह क्या है? ब्राइन है उच्च सांद्रता वाला नमक। क्या है? उच्च सांद्रता वाला नमक है दोस्तों, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाएगी बोरेक्स की, तो बोरेक्स का किसमें प्रयोग किया जाता है? तो बोरेक्स का निर्माण जो है डिटर्जेंट जो साबुन होता है आपका उसके निर्माण में, साथ ही साथ में सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाएगी अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन कितने लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है बताएंगे? सामान्यतः एक वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद कितने लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है बताएंगे? तो अगर बात करी जाएगी वृक्क की, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाई जाती है। वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है? तो एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है, जो कि उदर गुहा पृष्ठभाग में डायफ्राम के नीचे होती है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों वृक्क में एक दिन में कितना जो है आरंभिक निस्यंदन कितने लीटर प्रतिदिन होता है? तो यह आपका 180 है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 180। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी मानव रुधिर की ब्लड की, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है, और जो कि क्या होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? मनुष्य का रक्त कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों पीएच, तो पीएच क्या है? तो पीएच जो है आपका पीएच क्या है? तो पीएच मान किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारकता की माप होती है। पीएच के द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है? क्या पता लगाया जाता है? कोई विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो पीएच पैमाने के द्वारा लगाया जाता है। और पीएच मान क्या है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर पीएच मान होता है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों पीएच पैमाना की,
बात करी जाएगी पीएच पैमाना की, तो पीएच पैमाने की खोज किसने की? तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की। किसने की? सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट बना है? कौन सा न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना है? फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो कौन से राज्य के हाई कोर्ट में न्याय घड़ी लगाई गई? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुजरात। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे में यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया? दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिशन वापसी, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता या फिर मिशन सफर? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मिशन अमानत। रेलवे के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया यात्रियों के खोए हुए सामान की वापसी के लिए? मिशन अमानत। मिशन अमानत स्टार्ट किया गया। रेलवे वाले अपना खुद का लोटा जो है जंजीर से बांध कर रखते हैं। और बात कितनी अच्छी है कि यात्रियों के सामान के लिए कौन सा मिशन अमानत चलाया जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और हमारे देश में इसी तरीके की बहुत सारी जो है योजनाएं दिन पर दिन लोगों के मदद के लिए रेलवे के द्वारा भी बहुत सी चीज़ें लॉन्च की जा रही है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा कौन कौन से, एक तो मिशन अमानत हो गया और आरपीएफ के द्वारा एक चलाई गई है योजना मिशन अमानत चलाई गई है, और एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मिशन आहट। आहट मिशन भी किसके द्वारा चलाई गई? तो मिशन आहट ये भी आपका रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाई गई, जिसके द्वारा मनुष्य के, महिलाओं तथा बच्चों की होने वाली तस्करी को रोकने के लिए चलाई गई कौन सा? मिशन आहट, आरपीएफ के द्वारा। और बात की जाएगी रेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है? अश्वनी वैष्णव है। याद रखेंगे कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री है। वर्तमान समय में रेल के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करी जाएगी तो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी सीईओ हैं। किसके? रेल के सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। और अगर बात की जाए मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अगला जो प्रश्न है बताएंगे, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया? ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया? उज्बेकिस्तान, कतर, मिस्र या फिर इजराइल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है मिस्र। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? दोस्तों, अगर बात करी जाएगी किसे सौंपी गई है? तेलंगाना को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या फिर ओडिशा को? तो अगर बात करी जाएगी खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? भोपाल। भोपाल की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करी जाएगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताएंगे। तो भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से किस सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस। किसका सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी दोस्तों अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारत में फंसे हुए छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन एग्जिट, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑपरेशन गंगा। क्या है? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? बताएंगे। महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर भारत? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो महिला विश्व कप 2022 का विजेता इस बार कौन बने हैं? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 94वें अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ड्राइव माई कार, ड्यून, कोड़ा या फिर भारत? तो अगर बात की जाएगी किस फिल्म को मिला है, तो कोड़ा फिल्म को मिला है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न है आपके स्टैटिक जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह बताएंगे। वन्य जीव सप्ताह की बात करी जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया, 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च या फिर 7 से 19 नवंबर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी वन्य जीव सप्ताह के, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 2 से 8 अक्टूबर को कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो अगर बात की जाएगी प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो उस्ताद बिंदा खां के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगी। सारंगी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होता है? बताएंगे। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर बात करी जाएगी विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा जो है किस देश में होती है, तो विंबलडन प्रतिस्पर्धा जो है यह इंग्लैंड में होती है। किस देश में होती है? तो ध्यान से देखेंगे किस देश में होती है, इंग्लैंड में होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान दिया है? बताएंगे। किस व्यक्ति ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1885 में प्रकाशित करने का योगदान दिया है? मेजर जे एबट या फिर विलियम क्रुक या फिर चार्ल्स सिंटर्न या फिर रिचर्ड कार्नक? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाए गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने का भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का जो योगदान था, यह योगदान किसने दिया है? योगदान किसने दिया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम क्रुक। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? तो हमने आपको बताया है कि राष्ट्रपति भवन उद्यान जो कि इसके अभिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, इसके निर्माण का जो ग्राफ था किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर लेडी हार्डिंग के द्वारा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना किसने की थी? तो राष्ट्रपति उद्यान भवन के
अभिकल्पना सर एडविन लुटियन के द्वारा की थी? किसके द्वारा की गई? सर एडविन लुटियन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और यह किसके नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताएंगे। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? यूएनडीपी के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, UNFCCC के द्वारा, या फिर UNEP के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। UNEP दोस्तों अगर बात की जाएगी UNEP, तो UNEP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 5 जून सन 1972 में, 5 जून सन 1972 से यह स्टार्ट हुआ है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। और अगर बात की जाएगी कहाँ पर, सबसे पहले तो नैरोबी केन्या। कहाँ? नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या, ध्यान रखेंगे, नैरोबी केन्या में शुरू किया गया। तो 5 जून 1972 को UNEP के द्वारा शुरू किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। UNEP आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना नैरोबी केन्या में की गई, जिसके लिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को इसी के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? बताएंगे। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, गुन्नार मिर्डाल, या फिर नीरद सी चौधरी। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एशियन ड्रामा पुस्तक की, तो इसके लेखक कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डाल। कौन है? गुन्नार मिर्डाल है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गुन्नार मिर्डाल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्डाल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन के रहने वाले। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। मणिपुरी के आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम, बीना लक्ष्मी नेप्राम, या फिर नलिनी बाल देवी, या फिर इरोम शर्मिली। तो अगर बात की जाएगी मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से कौन जानी जाती है? तो इरोम शर्मिली जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इरोम शर्मिला। इनका नाम क्या है? इरोम शर्मिला नाम है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इरोम शर्मिला मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष नैम देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताएंगे। गुट निरपेक्ष नैम देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका प्रथम सम्मेलन की बात की जाएगी दोस्तों, तो सबसे पहला सम्मेलन इसका 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बेलग्रेड कहाँ पर है? तो चेकोस्लोवाकिया में है। कहाँ पर है? चेकोस्लोवाकिया में है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैम गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 94 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया? 94 देशों ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताएंगे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस अनंत शयनम आयंगर, या फिर डॉक्टर PV चेरियन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। जीवी मावलंकर कब से कब तक रहे? तो यह 1952 से 1962 तक लोकसभा के स्पीकर के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगर बात करी जाएगी जीवी मावलंकर की,
तो जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर और ये संविधान सभा के एक प्रमुख अध्यक्ष थे। अगर बात की जाएगी पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताएंगे। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नाम याद रखेंगे कौन है, मीरा कुमार। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान की बात करी जाएगी तो वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। नाम याद रखेंगे, ओम बिरला अति महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। आज का सेशन दोस्तों बस यही तक था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग 8 बजे शाम को प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ेंगे। प्रतिदिन क्लास को देखने के लिए, क्लास को लाइव देखने के लिए आप सभी लोग 8 बजे अवश्य जुड़ेंगे। और लास्ट में वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।